The Teacher's Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 173 में आपका स्वागत है। आज हम 173वें एपिसोड में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश बोगड़ा जी टिहरी से, और हमारी आज की मेहमान बबीता थपलियाल जी जो श्रीनगर में इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का स्वागत है सर, बहुत बहुत बोगड़ा सर और बबीता मैम का। धन्यवाद सर। नमस्कार। आवाज जी नमस्ते बोगड़ा जी, बोगड़ा सर, आपको भी प्रणाम सर। नमस्ते। आवाज इको हो रही है तो मेरा आप दोनों ही मेहमानों से अनुरोध रहेगा कि जब आपके बोलने की बारी ना हो तो म्यूट कर लीजिएगा खुद। ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मित्रों, आज 173वें दिन हम आपके साथ हाजिर हैं। बहुगुणा जी, हाँ जी। तो इन 173 दिनों में जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया हम उनके आभारी हैं। बहुगुणा जी पहले दिन से हमारे साथ रहे, हेमंत बिष्ट सर पहले दिन से हमारे साथ रहे, और गिरीश जोशी जी दिल्ली से सीसीआरटी के पूर्व निदेशक, वो लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ देर बाद दोनों ही लोग जुड़ेंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। और आज मुझे एक साल लगभग 10 महीने पुराना बहुगुणा जी समय याद आ रहा है, जब 14 जून को हमने पहला एपिसोड किया था द टीचर शो का हेमंत बिष्ट जी के साथ। कोरोना का वो काल था, लॉकडाउन था और बहुत खतरनाक स्थिति थी। लगभग 90,000 95,000 केस पर डे आ रहे थे। लेकिन आज मैं हैरत में हूँ, एक साल बाद लगभग 2 लाख केस आज आए हैं कोरोना के। तो स्थिति बहुत डरावनी है, बहुत खतरनाक है। तो मैं अपने शो के दर्शकों से, शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि कोरोना के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि शो में भी कई ऐसे मेहमान थे जो आए और उसके बाद कोरोना पीड़ित हो गए, या कई ऐसे थे जो हमारे शो में जिस दिन आने वाले थे उससे 1-2 दिन पहले पता लगा कि उनको कोरोना हो गया। तो आप सब सतर्क रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की मेहमान बबीता मैम का फिर से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमारी शो की परंपरा है बबीता मैम कि हम अपने जो गेस्ट हैं उनका परिचय हालांकि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं हमारे शिक्षक साथियों से, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद बताएं, तो और थोड़ा सा मित्रता प्रगाढ़ हो दर्शकों के साथ आपकी। तो मैं चाहूँगा आप एक बार बताएं आपको आपके बचपन से अब तक की जो यात्रा रही शिक्षा की और शैक्षिक गतिविधियों की, गैर शैक्षिक गतिविधियों की,
आपके साहित्य की, संगीत की, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि द टीचर शो के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि मुझे अभी राजकीय सेवा में आए हुए अपने उत्तराखंड जो राजकीय जो हमारा शिक्षा विभाग है उसमें आए हुए अभी 1.5 साल ही हुए हैं। तो मैं आप लोगों का जो ये प्रोग्राम है वो देखती थी, तो मैं कभी सोचती थी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कितने अच्छे अच्छे विद्वान लोग इस प्रोग्राम में आते हैं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इसमें आने का मौका मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साथ में बहुगुणा सर का और पूरे जो आपकी टीम है उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस शो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों को भी चरण स्पर्श प्रणाम कहती हूँ। मेरा नाम बबीता थपलियाल है, और सर मेरा जन्म जो है वो टिहरी गढ़वाल के अंदर भिलंगना ब्लॉक पड़ता है, और भिलंगना ब्लॉक में मेरे गांव का नाम कोटी पलूनी है। और ये जो है टिहरी वाली रोड पे पौखाल मगरों पड़ता है, तो वहीं पर हमारा गांव है। तो जब हम छोटे छोटे थे तो पापा के साथ राजस्थान चले गए थे, मैं तो शायद कुछ महीनों की रही होंगी। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो राजस्थान से शुरू हुई। उसके बाद जब पापा ने जॉब से जो है विराम लिया, तो उसके बाद हम घर आए, और फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो अपने गांव के स्कूल और अपने राजकीय इंटर कॉलेज पौखाल से की है। उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड अपने एचएनबी जो श्रीनगर का जो बिरला कैंपस है यहाँ से पूरी की। और सर मैं बचपन से ही काफी एक्टिव रही हूँ, जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी स्कूल में। तो इसकी वजह से मुझे अपने टीचर्स का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला। आज मैं कहना चाहूंगी कि मैं जो कुछ भी हूँ, तो जो मेरे टीचर्स ने मेरा मनोबल बढ़ाया, उसकी वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पाई। मेरी जो भी, चाहे वो लिखने की, चाहे वो बोलने की, चाहे वो गायन की, जो भी क्षमता है, उनका विकास मेरे गुरुजनों के, जो उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे मोटिवेट किया, उसी वजह से हुआ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मेरी दो तरह की यात्राएं चली मेरे जीवन में। एक तो जो सामान्य जीवन होता है, उसमें एक जो साहित्य की यात्रा है मेरी, और दूसरी तरफ मेरी आध्यात्मिक यात्रा। दो तरह के मार्ग पे मैं बढ़ती रही आगे। तो सबसे पहले तो मैं साहित्यिक यात्रा के बारे में बताना चाहूंगी कि साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो क्योंकि मैं बचपन से आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही, तो एक छोटा सा एक दार्शनिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो लिखने में भी रुचि लेता है। ये एक स्वाभाविक देखा जाता है गुण। तो मैं जब स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत कभी अपने स्कूल में कोई दो चार लाइन, जैसे लड़कियां डायरी लिखती थी, तो मैं भी ऐसे लिखती थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई, तो हमारे यहाँ कॉलेज में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो वार्षिक पत्रिका निकलती है निर्झरणी, तो उसके लिए बच्चों से लेख मांगे जा रहे थे। तो मैंने एक लेख लिखा, और मेरा लेख जो था वो गंगा जी के ऊपर था उस समय पर। तो जो हमारे वहां पर उस पूरे जो निर्झरणी पत्रिका है उसकी संपादक जो प्रोफेसर शकुंतला कुंवर मैम इंग्लिश डिपार्टमेंट से थी, तो उन्होंने मेरा जब वो लेख पढ़ा, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो इतना अच्छा लिखा है कि बड़े बड़े लिखने वाले भी इतना अच्छा नहीं लिखते हैं। तो मुझे फिर लगा कि शायद मैं कुछ लिख सकती हूँ। तो फिर मैम ने वो योग्यता देख के मुझे निर्झरणी पत्रिका की संपादक बना दिया। तो लगातार 3 वर्षों तक मैं निर्झरणी पत्रिका की संपादक रही कॉलेज में। और फिर वहां से मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन मैं गद्य ही लिखती थी। पद्य में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कविताएं वगैरह लिखती होंगी अच्छी। भले ही मैंने लिखी हुई काफी थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ लोगों को सुनाई अपने टीचर्स को, तो उनको काफी पसंद आई। तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया। और उसके बाद अभी जब मेरी जॉब लगी, तो मैं डाइट में ट्रेनिंग में जा रखी थी। वहां मुझे संदीप रावत सर मिले, जो हमारे अभी लास्ट एपिसोड के मेहमान भी रहे हैं। तो श्री संदीप रावत सर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैम आपको गढ़वाली में भी लिखना चाहिए। तो तब से मैंने फिर गढ़वाली में भी लिखना शुरू किया। और फिर उसके बाद तो काफी मंचों पर मैंने अपनी कविताएं सुनाने का सौभाग्य मिला। तो लोगों ने, जो गुणी लोग हैं, उन्होंने काफी उसको अप्रिशिएट किया मेरी इन चीजों को। तो इस तरह से ये तो साहित्य की यात्रा अभी चल ही रही है। अभी इसमें मैं बहुत नई हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत कुछ आता है या मैंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। अभी बहुत नई नई मेरी शुरुआत है इसमें। और दूसरी जो आध्यात्मिक यात्रा की बात मैं कर रही थी, तो उसमें हुआ यूं था कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे गुरुजी हमारे गांव में प्रवचन के लिए आए थे। तो मैंने वहां पर जब उनके प्रवचन सुने, तो उससे मुझे काफी अच्छी मुझे वो चीजें लगी। क्योंकि मैं माँ को देखती थी बचपन से, तो माँ जैसे पूजा वगैरह करती थी, तो मुझे भी उनको देख देख के काफी शौक था इन चीजों का। लेकिन अध्यात्म वास्तव में क्या होता है, उसका जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें मुझे नहीं पता थी।
तो जब गुरुजी के प्रवचन मैंने सुने तो मुझे काफी रुचि बढ़ी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने की। लेकिन मुझे उस समय कुछ ज़्यादा इतनी समझ नहीं थी, मैं मुश्किल से 11-12 साल की ही थी, इतनी मेरी उम्र थी। तो जब धीरे-धीरे बड़े होते गए, तो फिर एक दिन मैंने, क्योंकि मैं अंग्रेजी की विद्यार्थी रही हूँ, तो मैंने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी, श्री गीता राम नौटियाल जी, अभी देहरादून में किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, उनसे कहा, वो संस्कृत के प्रवक्ता भी हैं। तो मैंने उनसे कहा, सर मुझे संस्कृत सीखनी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, संस्कृत की ऐसी व्यवस्था तो नहीं हो सकती कि अंग्रेजी का विद्यार्थी साथ-साथ में इसकी क्लास भी ले ले, इतना नहीं, मैं पॉसिबल नहीं करा पाऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब दी, जिसमें उनकी जीवनी और उनके जो काफ़ी भाषण और उनका संकलन था, वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानने का। तो जब मैं कॉलेज आई, तो कॉलेज में फिर मैंने यहाँ पर संस्कृत डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने संपर्क किया और उनकी मदद से मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में जो है अपने एंशिएंट जो हमारा जितने भी हमारे शास्त्र पुराण हैं, उनको पढ़ना शुरू किया। और फिर ऐसे ही इसी यात्रा में फिर मुझे संस्कृत विश्वविद्यालय के यहाँ पर हमारे श्रीनगर में जो प्रधानाचार्य हैं, वो मिले। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें इसमें जो है औपचारिक डिग्री लेनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो जैसे मेरी पढ़ाई यहाँ से एमए इकोनॉमिक्स और बीएड कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने फिर साहित्य से भी आचार्य किया। और रही संगीत की बात, तो जैसे मैंने कहा कि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी बचपन से ही, तो लोग मेरी आवाज को काफी अप्रिशिएट करते थे। तो जब मैं कॉलेज में आई, तो यहाँ पर भी मैंने कॉलेज में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। तो फिर मुझे पता लगा कि श्रीनगर में हमारे गुरुजी श्री बीरलाल जी संगीत सिखाते हैं, तो उनके पास संगीत सीखने गई। तो उन्होंने भी वहां से कहा कि संगीत सीखने के साथ साथ इसकी औपचारिक डिग्री ले लो। तो उसकी औपचारिक डिग्री ली और फिर संगीत प्रभाकर 6 साल का डिग्री कोर्स होता है, वो किया। तो इस तरह से ये यात्रा चलती रही और आप जैसे विद्वान लोग मुझे मिलते रहे और आशीर्वाद मिलता रहा, तो आगे बढ़ रही हूँ। और जो अध्यात्म की बात मैंने करी, उसकी वजह से काफी लोगों से मेरा जान पहचान हुई। तो लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छे से दूसरों के लिए भी ये अपनी जो आपने नॉलेज गेन कर रही हो, उसको दूसरों के लिए भी आप यूज कर सकती हो। तो मेरे गुरुजी ने ही मुझे सबसे पहले आशीर्वाद दिया था कि आपको ये चीज आगे ले जानी चाहिए। तो तब से काफी समय से मैं गाँव में, अलग-अलग गाँव में, या मुझे कहीं दूसरे स्टेट में जाने का मौका मिला, तो फिर मैंने लोगों के बीच में जो जितना मुझसे मुझे मैंने सीखा, उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो ये यात्रा तब से चलती आ रही है। और अभी तो मैं ये कहूँगी कि सर बहुत कम समय हुआ है और शुरुआत ही हो रही है अभी, लेकिन प्रयासरत हूँ इस दिशा में। तो ये इतना छोटा-सा मेरा परिचय है। और इसके साथ नौकरी मेरी अभी 2019 का जो लोक सेवा आयोग की जो भर्ती आई थी, उसमें मैं प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ। और अभी यहाँ टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में अभी जीआईसी न्यूली अक्री है, वहां पर मैं प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। बहुत बहुत रोचक आपकी यात्रा है, लेकिन इतने सारे हरफन मौला व्यक्तित्व आपका है, तो मैं आपको सुनते सुनते ये सोच रहा था कि आपको मैं किस रूप में हम जाने। आपको हम संगीतकार के रूप में जाने, आपको हम अर्थशास्त्री के रूप में जाने, आपको हम आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने, आपको साहित्यकार के रूप में जाने। कंफ्यूज है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको। फिर बहुगुणा जी भी मुस्कुरा रहे। सर वैसे तो मैं ये कहूँगी, मेरा मुख्य विषय, वैसे मैंने अपना जो है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे ही लोग मुझे ज्यादातर जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर भी नहीं हूँ, मैंने सीखा है, लेकिन मैंने इस दिशा में बहुत ज्यादा कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। और लिखना भी मैंने अभी कुछ वर्षों से ही शुरू किया है। लेकिन जो ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे है, ये मैं काफी बचपन से ही, बहुत सालों से ये इस तरह के प्रोग्राम्स में जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि आपके पेज पर तो मैं आज इसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करूंगी कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं आपके पेज पर आई हूँ। बाकी आप जैसा दिशा निर्देश देंगे, उस बहाव में बहते चले जाएंगे। नहीं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मोटिवेशन तो हम आपसे ले रहे हैं, लेंगे। और आपका जो बोलने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, बहुत प्रभावशाली है अपने आप में। वो आपके बोलने से थैंक यू पता सर। लग रहा है कि जो है आप मोटिवेशनल स्पीकर है। बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं। जी बहुगुणा जी। जी बहुगुणा जी, अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। बहुगुणा जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है मैम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे दर्शक हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं।
कश्मीर से जी सर। फरीदा शौक मैम हैं, गुजरात से विजय सेवक सर हैं, आनंद नेमा जी हैं, आंध्र प्रदेश से संदीप रावत जी हैं, आपके गाइड, आपके मेंटोर जिसे हम कह सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, भगीरथ प्रसाद जी हैं, नमस्कार कर रहे हैं सबको, और रजनीकांत शुक्ला जी हैं दिल्ली से, और बहुत सारे लोग हैं। और संदीप रावत जी कह रहे हैं कि बबीता मैम आखर से भी जुड़ी हुई हैं, जो आखर का हमने जिक्र किया था, आपकी कुछ रचनाएं उसमें हैं, हमें ऐसा पता लगा। तो सबसे पहले हम आपकी कोई कोई कविता सुनना चाहेंगे मैम। थोड़ा सा हमें कोई एक अच्छी सी कविता सुनाइए, गढ़वाली या हिंदी, जो आपने लिखी हो, जो आपको बहुत पसंद हो, फिर बातचीत जी आगे सर। बढ़ाते हैं। ठीक है सर, मैं आपको सबसे पहले अपनी एक गढ़वाली कविता ही सुनाती हूँ। मुझे बहुत ये थोड़ी हल्के फुल्का माहौल वाली कविता है और मुझे काफी पसंद है। मोबाइल के ऊपर मैंने लिखी है, तो इसको ही मैं सबसे पहले सुनाना चाहूंगी। हाय रे मोबाइल, तेरा भी कई खेल छन, आजकल का मन खिसबी तेरा बड़ा कैल छन। हाय रे मोबाइल, तेरा भी कई खेल छिन, आजकल का मन खिसबी तेरा बड़ा कैल छन। उंड फुंडू का चुला फुंडा, और चुला फुंडू का उंड फुंडा हुआ छन। उंड फुंडू का चुला फुंडा और चुला फुंडा का उंड फुंडा हुआ छन। फेसबुक वालों कहते टाइम पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, फेसबुक वालों कहते टाइम पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, पर काख पर वालों ते सिंह पैंडा हुआ छन। घर वालों दगड़त बचाण भी शूल बल चुबनी छिन, और फोन की बैटरी अगर डाउन भेगी तो सांस बल रुकनी छन। ज्वान बाला दाना सयाणा सभी फोन मा ही व्यस्त छन। ज्वान बाला दाना सयाणा सभी फोन मा ही व्यस्त छन। घर वालों दगड़ तो मुक फुलिया और नेट में सभी मस्त छन। घर वालों दगड़ी मुक फुलिया और नेट में सभी मस्त छन। बुआरी घास डाली चढ़ी सेल्फी पोज लेनी छिन। बुआरी घास डाली चढ़ी सेल्फी पोज लेनी छिन। इन चढ़ी फोन को नशा टिकटॉक बनोनी छिन। इन चढ़ी फोन को नशा टिकटॉक बनोनी छिन। छोरा लग्या पबजी खेलन, छोरा लग्या पबजी खेलन पढ़नु लिखनु कट भेगी। छोरा लग्या पबजी खेलन पढ़नु लिखनु कट भेगी, और 6 महीना को बालू भी फोन चलाउण में परफेक्ट भेगी। 6 महीना को बालू भी फोन चलाउण में परफेक्ट भेगी। फेसबुक में देखदा देखदी दोस्ती तो एक्सेप्ट भेगी। फेसबुक में देखदा देखदी दोस्ती तो एक्सेप्ट भेगी, और बेबुबा के पूछण अब अफुई ब्योली भी सेलेक्ट भेगी। बेबुबा के पूछण अब अफुई ब्योली भी सेलेक्ट भेगी। द्वि जनों की लड़ाई होंद, द्वि जनों मतलब दोनों पति पत्नी की, कि द्वि जनों की लड़ाई होंद स्टेटस अपडेट कर ली। द्वि जनों की लड़ाई होंद स्टेटस अपडेट कर ली, फीलिंग अलोन दगड़ियों घरवाली ने भूख रख ली। फीलिंग अलोन दगड़ियों घरवाली ने भूख रख ली। मले खोला को मंगतू बोडा, मले खोला मतलब ऊपर वाले मोहल्ले का, तो मले खोला को मंगतू बोडा यूट्यूब चलाउण लगी। मले खोला को मंगतू बोडा यूट्यूब चलाउण लगियूं, और वीडियो में देखी देखी चाउमीन बनाउण लगी। आजकल लोग रेसिपी भी जो है वो सारी यूट्यूब से देख करके नई नई रेसिपी बना रहे हैं, इतना फोन का प्रभाव है। तो वीडियो में देखी देखी चाउमीन बनाउण लगी। फोन में ही कैलकुलेटर, फोन में ही टॉर्च भूलो, फोन में ही घड़ी वेगे, फोन में ही खर्च भूलो। फोन में ही रिश्ता सभी, और फोन में ही फंस्यूं जीवन। फोन में ही रिश्ता सभी, फोन में ही फंस्यूं जीवन, और फोन में ही कैद वेगे हम सभी को तन मन धन। फोन में ही सुबेर श्याम, फोन में ही सुबेर श्याम रात दिन कटेण लगी। फोन का बिगर अब जिंदगी कठिन भेगी। फोन का बिगर अब जिंदगी कठिन भेगी। तो सर ये एक गढ़वाली रचना थी मेरी, तो ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। बहुत बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। सर। आपने मोबाइल की जो विसंगतियां हैं उनको जी बहुत सर। खूबसूरती से इस कविता में रखा है, और उसके जो विरोधाभास हैं
उस पर जो व्यंग है बहुत सुंदर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे थैंक यू सर। हिंदी भाषी जो बिना गढ़वाली समझने वाले लोग हैं वो भी शायद थोड़ा समझ पाए होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर। तो ये तो आपकी व्यंग कविता रही। अच्छा, संगीत के बारे में अगर जी हम सर। बात करें तो संगीत में कौन आपके आदर्श हैं, किनको सुनना आप पसंद करती हैं, कौन आपके आदर्श संगीतकार हैं? सर संगीतकार में तो पुराने गाने तो सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं, और बचपन से अगर गायक गायिका की बात करूं या गायन की बात करूं तो मैं बचपन से ही लता मंगेशकर जी के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। स्पेशली वो जो उन्होंने सोलो गाए हैं, उनके हर तरह के गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। और अगर नए संगीतकारों में ए आर रहमान जी का संगीत बहुत अच्छा उम्दा संगीत है, और हिमेश रेशमिया का भी संगीत मुझे पसंद आता है। और नई गायिकाओं में जो है श्रेया घोषाल के गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं। और इस तरह से जैसे कि मैंने लता मंगेशकर जी की बात करी तो उनके हर तरह के उन्होंने गीत गाए हैं, तो सबसे ज्यादा मैं उन्हीं के गीत सुनती हूँ और उन्हीं के गीत मुझे पसंद आते हैं। वैसे तो सर संगीत मुझे हर तरह का पसंद आता है। अपना गढ़वाली संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके इधर कुमाऊं का संगीत तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं राजस्थानी संगीत मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुनती हूँ राजस्थान के जो फोक सॉन्ग है, क्योंकि मेरे बचपन में कहीं ना कहीं वहां रही हूँ, तो वहाँ के जो राजस्थानी फोक है और अपना क्योंकि कुमाऊनी जो हमारा क्षेत्र है वो भी संस्कृति के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध है। और मैंने ये चीज एक महसूस की है कि कुमाऊं के लोगों ने भी संस्कृति को बहुत ज्यादा संजो करके रखा हुआ है। तो वहां की जो उस संस्कृति की जो झलक है वो दिखती है, वहां के लोगों के संगीत में भी दिखती है, इसलिए मैं वहां के संगीत को भी बहुत सुनती हूँ। और उत्तराखंडी फोक तो मैं सुनती ही हूँ। जी सर। तो ये संदीप रावत जी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे मंच संचालक भी हैं। जी सर। जी सर थैंक यू संदीप रावत सर, आप अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। जी सर, जैसे कि मैंने कहा कि बचपन से ही टीचर्स हमेशा आगे भेजा करते थे, स्कूल में जनरल मॉनिटर बना दिया, हमेशा स्टेज पे ही रहना, तो उस वजह से एक कॉन्फिडेंस आ गया और फिर धीरे धीरे बोलना सीखा है, तो फिर मैं थोड़ा बहुत मंच संचालन की जिम्मेदारी अगर कोई दे तो कर लेती हूँ। जी सर। अच्छा, राजस्थान में आप किन किन जगहों पर रहे? बचपन आपका राजस्थान में जो बीता तो कौन से एरिया जी में बीता? मेवाड़ में, मारवाड़ में, या फिर उधर बॉर्डर की तरफ? सर। सर कोटा की तरफ मेरे पापा की वहीं पर पोस्टिंग थी, कोटा में। और वहां पर अच्छा। एक जगह मानपुर है, कुछ समय हम वहां पर रहे, और एक जगह है अंता। तो अंता एक जगह पड़ती है, वहां पर हम लोग रहे। और बस ये कुछ जगह हैं, भले ही घूमी तो मैं काफी हूँ राजस्थान में, पर जहां पर हम लोग ज्यादातर रहे ये 3 जगह हैं। जी, जी सर। लक्ष्मी पाल जी कह रही हैं कि वेरी नाइस, और मनोज व्याल साहब कह रहे हैं कि शिक्षा की अलख जगाते जगाने विभिन्न सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपकी सक्रियता समाज के लिए बहुत उपयोगी होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बबीता जी। और आनंद नेमा थैंक यू। साहब कह रहे हैं कि जी जो है धन्यवाद हिंदी में सर। भी कुछ सुनाइए। आनंद नेमा साहब आपसे हिंदी जी में जरूर। कुछ गीत, कुछ गजल, कुछ भजन सुनना चाह रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो हम जी सर। पसंद करेंगे। सर मैं एक गजल सुनाती हूँ। अ, जी, स्वागत है। प्रयास करती हूँ एक गजल सुनाने का। स्वागत है। हम्म, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। पुकारा तूने जो हालात के अंधेरों से, मिलेगा प्यार मेरा तुझको जिंदगी बनकर। मैं जिस मकाम से
गुजरूंगी लेके नाम तेरा, रहेगा प्यार तेरे साथ जिंदगी बनकर। ये और बात मेरी जिंदगी वफा न करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे। इसी तरह से ही वो लोग भी तो जिंदा है जिन्होंने उम्र गुजारी है बेवफाई में। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को मगर किसी से जुदा न करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे। मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा न करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, वो दिल ही क्या। वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, लाजवाब, मजा आ गया, थैंक यू बेहतरीन। सर, थैंक यू सर। मैंने बहुत पहले ये कतील सिपाही साहब का कलाम है जो आपने गाया अभी, और मैंने जी बहुत सर, पहले चंदन दास जी की आवाज़ में इसको सुना था, मुझे याद है। इसके दो जी बहुत सर, खूबसूरत शेर हैं जो आप नहीं सुना पाई कि ये ठीक है, सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, सुना जी है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला न करे, और ज़माना जी, देख चुका है परख चुका है उसे, ज़माना देख चुका है परख चुका है उसे, कतील जान से जाए पर इल्तिजा न करे, वाह सर, कतील बहुत जान से सुंदर। जाए पर इल्तिजा न करे। ये और इसके दो खूबसूरत से शेर हैं, बहुत कमाल के शायर हैं कतील सिपाही साहब। हिंदुस्तानी जी अगर सर, उर्दू अदब की हम बात करें तो आपने उसको जिंदा एकदम लाइव कर दिया हमारे सामने। तो हमारे बहुत सारे थैंक दर्शक यू हैं सर। जिनकी टिप्पणियां आ रही हैं आपके, आपकी कविता सुनने के बाद, आपकी गज़ल सुनने के बाद। आप तो इतनी मल्टी जी सर। टैलेंटेड है कि मुझे लग रहा है कि एक शो हमारा आपके लिए कम पड़ने वाला है आज का। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मुझे तो इतनी खुशी है इस बात की। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पहले भी प्रोग्राम्स लाइव दिए हैं, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से, जी क्योंकि जाना नहीं हो पाया इधर उधर। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने ही शो में ही, क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के यहाँ पे, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझ रही हूँ सर। नहीं, हमारा सौभाग्य। और डॉक्टर दाताराम बिजलवाण जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। ज्ञानचंद सतपथी जी हैं उड़ीसा से, नमस्कार कर रहे हैं आपको। विजय सेवक जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर आपने जो टेलीफोन पर, जो आपने मोबाइल पर जो कविता सी की, बड़ी बैलेंस थी। अरविंद नेगी जी हैं, अशोक प्रधान जी हैं उड़ीसा से, गिरीश चंद्र जी हैं अल्मोड़ा से, जी कमलेश सर, त्रिपाठी जी हैं हल्द्वानी से, मोहन चौहान जी हैं उत्तरकाशी से, आनंद नेमा जी हैं, सोनू रावत जी हैं, पुष्पेश सांगा जी जी हैं सर, हमारे, बहुत युवा शिक्षक हैं, आपकी तरह प्रवक्ता हैं जीव विज्ञान के। और जी सब सर। लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी भावनाओं को, और आपने इतनी कम उम्र में। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा मेरे मन में सवाल आया। अभी कुछ एपिसोड पहले हमारी एक और कवियत्री आई थी करनाल हरियाणा से, उनका नाम था शब्द दीप्ति। जी सर, बहुत अच्छी शायरा थी, और वो दिखती भी कुछ कुछ आपकी तरह हैं। और वो भी जी सर। कहती थी कि जी मैं आध्यात्मिक हूँ और ओशो से जुड़ी हुई हूँ। और मतलब मुझे जी। समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र में आप लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। सर, पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि अध्यात्म का मतलब लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ और सन्यास कर लेना।
ये हाँ अध्यात्म का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है सर। अध्यात्म का मतलब होता है जैसे हमारे बाहर और भीतर दो संसार हैं। तो बिल्कुल कुछ लोगों बिल्कुल। की रुचि बाहरी संसार में बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों की बाहरी संसार में उतनी रुचि नहीं होती, आंतरिक संसार में ज्यादा रुचि होती है। तो जो आंतरिक संसार में जिन लोगों की रुचि ज्यादा होती है वो सभी आध्यात्मिक हैं एक तरह से मैं कहूंगी, क्योंकि अध्यात्म का जी संबंध ही अंतर मन से है। तो चाहे वो व्यक्ति अध्यात्म, चाहे वो अंदर साहित्य से जुड़ा है, चाहे वो अपने विचारों को ही मंथन करता है, अपने ही पॉजिटिविटी के अंदर रहता है, वो सब आध्यात्मिक हैं। हमें अध्यात्म से ये मतलब नहीं लगा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं अच्छा इन्होंने आध्यात्मिक कहा तो बहुत बड़ा तिलक लगाएंगे, ताम झाम होगा और कोई डिफरेंट लाइफ जीते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने जैसे कहा रुचि की बात है। बहुत बहुत सारे लोगों का बहिर्दर्शन बहुत प्रबल होता है, किसी का अंतर्दर्शन बहुत प्रबल होता है। तो रुचि की बात है सर। जी। आपकी हिंदी भी बहुत शानदार है, जो बहिर्दर्शन और अंतर्दर्शन इतने खूबसूरत शब्द। बहुत सारे दर्शक हमारे आज बहुत सारे नए शब्द सीख रहे होंगे आपसे, आपको देखते हुए, आपको सुनते थैंक हुए। यू सर। तो थोड़ा ये बहिर्दर्शन और अंतर्दर्शन पर थोड़ा ज्ञान हमारे दर्शकों को भी दीजिए, देवी जी। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम हमारे यहाँ ह्यूमन और बीइंग कहा जाता है इंसानों को। तो जी ह्यूमन जो है वो ह्यूमस से आया है, यानी कि मिट्टी की जो उसमें एनर्जी है, इन दोनों के समावेश से इंसान बना हुआ है। और 5 तत्वों हम्म का सम्मिश्रण है, और उसको संचालित करने वाली जो एनर्जी है वो सोल होती है। ये सभी लोग जानते हैं, गीता में भी भगवान कहते हैं, और सारे जितने भी हमारे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ हैं या फिलॉसफी हैं वो इन चीजों को मानती हैं। और डॉक्टर्स भी यानी साइंस भी इस चीज को मानता है कि इंसान की बॉडी में एक एनर्जी होती है, वो उसको चलाती है, वो एनर्जी चली जाती है तो बॉडी डेड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है सर, कि जैसे जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को साफ सफाई की जरूरत है, हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है, अगर इसको सुंदर रखना है, स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी 5 तत्वों से ही इसको मिलती है, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना हुआ है। तो वैसे ही जो सोल है, उस सोल को भी एक एनर्जी, उसको भी पोषण चाहिए। तो उसको, उसका जो सोल है, सोल के जो गुण होते हैं, प्योरिटी होती है, यानी पवित्रता है, शांति है, और प्रेम है, आनंद है, ये सोल के गुण हैं। तो सोल को इन गुणों से भरना, यानी प्योरिटी से भरना, शांति से भरना, खुशी से भरना, आनंद से, जितना ज्यादा व्यक्ति आनंदित होगा, पॉजिटिव होगा, प्योर होगा, खुश मिजाज होगा, आनंद में, उतना उसका जो सोल है वो उतना ज्यादा पोषित होती है। और फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में विलक्षण कार्य भी कर पाता है, क्योंकि वो अंदर से उत्साहित है, अंदर से पॉजिटिव है। और व्यक्ति का शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ है, लेकिन अगर उसका मन बीमार है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बल्कि वो मन की बराबर। बीमारी धीरे धीरे उसके शरीर पर भी प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। तो बहिर्दर्शन से मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग, क्या होता है कि आजकल की जनरेशन, खास तौर पे मैं कहूंगी हमारे जो आजकल की नई जनरेशन है, उनके हाथ में इतने ज्यादा गैजेट्स हैं तरह तरह के, कि उनकी जिंदगी सिर्फ बाहर की तरफ को, उनके जो इंद्रियां हैं वो ज्यादातर बाहर की तरफ को भागती हैं, बाहर की चीजों को पाने के लिए। तो बाहर की चीजों को ज्यादातर देखना बहिर्दर्शन हो गया, और उन्हीं के लिए भागना, उन्हीं के लिए सोचना, उन्हीं के बारे, उन्हीं को पाने की कोशिश में लगे रहना। और एक चीज है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन का मतलब है कि जितनी भी चीजों के लिए हम बाहर भटक रहे हैं, जिनसे बाहर, अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को कोई ड्रेस पसंद आ गई, तो उस ड्रेस को पहन के उसको आनंद की अनुभूति होगी, तो उसने बाहर से उस आनंद को ढूंढा। दूसरा व्यक्ति है, उसने सोचा कि मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मुझे उसी से आनंद मिल रहा है, और उसको, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट है, तो ये उसका आंतरिक जो कह सकते हैं, उसका जो अंतर्मन है वो ज्यादा सशक्त और प्रबल है। तो हमारे पुराने लोगों ने, आज आप जानते हैं कि जो हमारे जितने भी पुराने बड़े बड़े, आप लोग अपनी ही जनरेशन से ले लीजिए या और उससे पीछे, जो आप लोगों ने जिस तरह से जितना साहित्य पढ़ा होगा, उतने आजकल के बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनमें उतना पेशेंस नहीं है। तो सोल में उतनी पावर नहीं है, कि धैर्यता की पावर नहीं है सोल में। उस चीज को, उसके लिए धैर्य चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए आपको तसल्ली चाहिए, उतनी तसल्ली, उतना धैर्य आज की जनरेशन में नहीं है, क्योंकि उनका दर्शन जो है बहिर्दर्शन है, बाहर की तरफ है। तो उसको थोड़ा सा आंतरिक तरफ मोड़ना, क्योंकि मैंने जैसे कहा, शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन मन का स्वस्थ होना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति मन से स्वस्थ होता है ना सर, वो बाहर की बीमारी से भी लड़ने में सक्षम होता है। कई लोग मौत को भी मात दे देते हैं, जिन लोगों की विल पावर अच्छी होती है। क्या बात है, तो क्या इस बात है, वाह। जी आप तो सर। वाकई जो है, मतलब अगर कोई कोरोना पेशेंट आपकी बात सुने तो वो कोरोना भाग जाए डर के मारे। थैंक यू सर। आप वाकई मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और
मैं चाहूंगा कि आप जो है हमें भी कुछ ऐसे मोटिवेशनल टिप्स दें, हम भी प्रेरित हों कुछ और नया अच्छा करने के लिए। ये बहुत सर अच्छी बात है। आपको और देख के तो हम प्रेरित हो रहे हैं सर। नहीं नहीं, हर किसी को कहीं कहीं से ऊर्जा मिलती है, तो जो सकारात्मक लोगों की संगत होती है मैम, वो हम सबको ऊर्जा जी प्रदान करती है। तो हमारे जी शो में सर। जितने भी आते हैं, चाहे मुकेश बहुगुणा जी हैं या गिरीश जोशी जी हैं दिल्ली से, हेमंत बिष्ट जी हैं, कमाल के लोग हैं। मतलब आप जी इत्तेफाक से सर। आज कोई जोड़ नहीं पा रहे हैं उनको देख के, उनको सुन के। और फिर जो हमारे मेहमान आते हैं एक से बढ़कर एक, तो आप भी जी सर। 173वां ही हमारी मेहमान है। अच्छा, ये जी हमने सर। अध्यात्म की बात आपसे सुनी, चर्चा सुनी, हमने आपसे गढ़वाली व्यंग कविता सुनी, हमने आपसे उर्दू गजल सुनी। अब हम लौटते हैं, आपका जो चौथा जो स्तंभ है आपके जीवन का, वो अर्थशास्त्र है। आप अर्थशास्त्र की जी सर। प्रवक्ता है। तो जी सर। ये साहित्य को, संगीत को, अध्यात्म को आप अर्थशास्त्र से कैसे जोड़ती हैं कक्षा में जब पढ़ाती हैं जी बच्चों को? सर। जी सर, जब मैं खुद अर्थशास्त्र पढ़ा करती थी स्कूल टाइम पे, तो मुझे पहले शुरू में बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था बजाय और सब्जेक्ट के। और अधिकतर बच्चे इस सब्जेक्ट को कहते हैं कि इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी नीरस सी सब्जेक्ट है। ये इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी अ, नीरस लगती थी बच्चों को। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ही है। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई और मैंने फाइनली ये सब्जेक्ट अपना जो है पीजी के सब्जेक्ट में लिया, तो हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर आर आर नोटियाल सर हमारे एचओडी भी रहे हैं, उनका भी मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला। तो सर का तरीका पढ़ाने का था, जैसे आपने कहा कि सर भी लिखते थे, तो सर अपनी, जैसे सर ने कभी रामचरितमानस पढ़ी हो तो सर क्या करते थे कि जैसे जो इकोनॉमिक्स के हमारे जो एग्जाम्पल्स होते थे उनको कभी रामायण से जोड़ देते थे कि वहां पर कर व्यवस्था कैसे हुआ करती थी, वहां पर कैसे वो राज्य चलाते थे, कैसे एक राजा को होना चाहिए, कैसे एक शासक को, तो वो वहां की कहानियां कहानियां हमें सुनाते थे। तो फिर मुझे लगा कि वाह, ये मैं तो इस सब्जेक्ट को काफी टफ और नीरस समझती थी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जब मैं इसको अभी क्लासरूम में आई, मैं तो फिर, क्योंकि मैंने इससे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया केंद्रीय विद्यालय में, और वहां से जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि हमारे गांव के बच्चे बड़े भोले, बहुत शांत और बहुत भोले बच्चे होते हैं। वो आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनको नहीं समझ आ रहा होगा तो उनको आपसे खुलने में बहुत समय लगेगा। तो फिर मैंने उन लोगों से, सबसे पहले तो मैंने बच्चों से, क्योंकि एक रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, तो पहले मैंने बच्चों को के अंदर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इन लोगों को भी नीरसता हो इस विषय के प्रति, तो सबसे पहले मैंने उनको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना शुरू किया कि कैसे हम इसको अपने करियर में ले सकते हैं, कैसे ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको होटल में काम करना है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों की ज्यादा सोच होती है या तो फौज में जाएंगे या होटल में जाएंगे या अपना कोई धंधा करेंगे। तो लड़कियों से पूछा तो कोई सिलाई ब्यूटी पार्लर का, इससे ज्यादा हमारे बच्चे नहीं सोच रखते हैं सर। अगर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो उनको लगता है हम तो सिर्फ यही सब कर सकते हैं। तो उसी में उनको क्रिएटिव आइडियाज देना कि आप लोग कैसे अर्थशास्त्र से आप इसको अपने जीवन में अपना करके, कैसे आज का जो जमाना है वो सारा अर्थ के ऊपर ही केंद्रित है। तो इस तरह से तरह तरह के एग्जाम्पल्स देना, कभी कभी बीच बीच में उनको कुछ ऐसी कविताएं बना करके ले जाना जो उनको थोड़ा सा फन लगे, फिर उन वो कविताएं उनको दो दो लाइन बना करके कि ऐसे पैसे के ऊपर कविताएं बनाओ कि पैसे के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं, फिर चिट उठाना उसमें से कुछ शब्दावली निकालो उनको। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है कि मैं अपनी रचनात्मकता को विषय के अंदर ला सकूं। तो मैंने देखा है कि हमारे स्कूल में सर लोग मुझे बताते हैं कि मेरे आने से पहले वहाँ कभी भी 100% रिजल्ट नहीं रहा इकोनॉमिक्स का, और पिछले साल वहाँ 100% रिजल्ट रहा। इस साल भी उम्मीद करती हूँ कि 100% रिजल्ट रहेगा, दूसरा बैच जाएगा मेरा ये। और बहुत प्यार करते हैं सर बच्चे, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मुझे अब लगता नहीं कि बच्चे अर्थशास्त्र को उस तरह से लेते हैं जैसे हम लिया करते थे 11th 12th में। बहुत इंजॉय करते हैं क्लास का। 10 पीरियड भी अगर बोलूंगी एक दिन में पूरे दिन मुझे ही पढ़ाना है तो मना नहीं करते हैं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छा। जी ये सर। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, और हमारे सारे दर्शक भी सहमत हैं। और पुष्पेश सांगा जी कह रहे हैं कि आपकी विलक्षण विद्वता परिलक्षित हो रही है, और आपके पास ज्ञान का भंडार है। उड़ीसा से नागबेन स्वयं जी जुड़ चुके हैं, और गुप्त काशी से आचार्य कृष्णन नौटियाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हमारे साथ रहे हैं। जी डॉक्टर राम भूषण बिलजवान जी कह रहे हैं कि जो है भौतिकवाद में खो जाना बहिर्दर्शन है, और ईश्वरवाद तत्व मीमांसा में खो जाना अंतर्दर्शन है। बहुत बिल्कुल सही कहा सर आपने। और उनका कहना है कि अध्यात्म की कोई अवस्था नहीं होती। हमारे यहाँ ध्रुव जी प्रहलाद जैसे परम अध्यात्मवादी हुए, जो बचपन से ही अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े थे। बिल्कुल सर, आपने सही जी कहा, हम सब आपसे सहमत हैं।
और ये अर्थशास्त्र की और हम साहित्य की बात कर रहे थे, तो आपने क्या कोई कविता लिखी है अर्थशास्त्र को लेकर के? अगर लिखी हो तो सर सुनाइएगा हमको। सर मैंने अभी ऐसी कोई, मेरे पास कुछ स्पेशल ऐसी कविताएं नहीं, जैसे मैंने कहा कि दो दो लाइन की कोई शेरो शायरी उसी टाइम इंस्टेंट बना के बच्चों को दे दी और उनको कहा इसी तरह से तुम बनाओ, ऐसे मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छा सजेशन दिया है तो मैं जरूर इसको लिखूंगी और कभी आगे आपको जरूर सुनाऊंगी सर। जी जी, क्योंकि हम अपने शो में हमारे जितने भी इस तरह के मेहमान आते हैं आपके, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे हेमंत बिजी हमारे बीच में थे, तो उन्होंने विज्ञान को लेके बहुत सारे नाटक लिखे थे, बायोलॉजी को लेके बहुत सारे नाटक लिखे थे, बच्चों से करवाए थे। तो जब हम जी जी। सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रयोग क्लासरूम में करते हैं, तो वो बड़ा आकर्षक हो जाता है, बच्चों को जी और सर। मजा आता है, वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है, उनके मन स्थायी हो मस्तिष्क से जाते वो हैं। बात कभी जाती नहीं है, तो वो रिजल्ट जी भी सर। उसका पॉजिटिव होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ अच्छी अर्थशास्त्र की रचनाएं काव्य के रूप में, साहित्य के रूप में, गजल के रूप में हमें भविष्य में सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी जरूर सर। आपके माध्यम से। श्योर सर। जी सर, श्योर, जरूर अच्छा, सर। और बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास आ रही हैं आपको लेकर के। संदीप रावत जी कह रहे हैं कि न्योली आप जरूर सुनाइएगा, और एक और हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि गढ़वाली गीत आप जरूर सुनाइएगा। जी तो हम सर। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप पहले क्या सुनाने वाली हैं। सर मैं सुनाती हूँ, पहले न्यूली ही सुनाती हूँ, फिर कोई गढ़वाली गीत सुनाऊंगी सर को। जी जी, बिल्कुल स्वागत है न्योली मित्रों। मैं बताना चाहूँगा कि जो गीत अब हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, कुमाऊँ के खासकर ग्रामीण अंचलों में, पर्वतीय अंचलों में न्योली के नाम से जाना जाता है, जो विरह गीत है, और जिसमें विरह की भावना, जो ग्वाला, जो जंगल महिलाएं गई हैं, खेत में काम कर रही हैं, घास काटने गई हैं, तो वो किस तरह से अपने दर्द को अभिव्यक्त करती हैं, उसका नाम न्योली है। तो आप भी सुनिए इस न्योली को, और इसका भावार्थ मैं निवेदन करूंगा कि बाद में मैम बताएंगे सुनने के बाद। जी मैम। जी सर। हम्म, काटन्या काटन्या पौली आयो न्यूली चौमा सीको बाना बगन्या पानी थामी जा छो न्यूली नीथा मीना मना नीथा मीना मन न्यूली नीथा मीना मना। थैंक यू वाह, सर, इतना ही बहुत बढ़िया, एक शानदार। जी। नहीं बिल्कुल, थैंक यू और सर। ये बहुत बहुत प्रचलित नौली है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में। दर्शकों में जो इस पर्वतीय अंचल से नहीं ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनको बताना चाहूँगा कि ये जो दो लाइनें उन्होंने कही कि काटनिया काटनिया पौसी ओछो चौमासी को बनो, और बगनिया पानी थामी जाचो पानी न थामी थामी न अच्छा। मनो। इसका अर्थ है कि काटते काटते भी जो चौमास है, यानी कि जो बरसात का मौसम है, जो चतुर्मास है, उसमें आप कितना ही काट लें, वन बढ़ते जाते हैं, वनस्पतियाँ, घास, जंगल बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से आप बहते हुए पानी को रोक सकते हैं, बांध बना के बड़े बड़े नदियों को रोक दिया हमने, लेकिन मन को नहीं रोक सकते। मन कहीं भी कभी भी जा सकता है। ये इस न्योली का जो हिंदी में अर्थ था,
बहुत सुरीला, बहुत सुंदर आपने गाया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप जी सर, जी सर। अभी प्रवक्ता नहीं होती, शिक्षक नहीं होती, तो क्या होती? सर, अगर मैं प्रवक्ता नहीं होती तो मैं तो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में ही जा रही होती। और अभी भी मैंने लास्ट प्रोग्राम जो है मैंने आपके पौड़ी यमकेश्वर ब्लॉक में ही जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके ही फैमिली में किया था। और उस टाइम पे जब पिछले साल मार्च अप्रैल में जब लॉकडाउन लग गया था तो उस समय मेरा लास्ट प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद मैंने अभी कोई वैसा प्रोग्राम नहीं किया, जो भौतिक रूप से नहीं गई हूँ कहीं, तब से मैं ये आभासी ही प्रोग्राम्स में अटेंड कर रही हूँ, जिस तरह से लोग मुझे इस योग्य समझ रहे हैं और बुला रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ नहीं होती इस प्रोफेशन में, तो फिर मैं यही होती कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे फिर अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी तरफ से कोशिश करती कि जो आज के युवा हैं और जो लोग हैं, अगर कहीं से मैं उनकी सेवा कर पाऊं, अगर कोई किसी के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी भरने में, तो। बहुत अच्छा, आपने बड़ी रोचक बात की। और आप योगी आदित्यनाथ जी के परिवार में जाके मोटिवेशनल स्पीकिंग करके आई हैं, तो क्या हमको एक दो और योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं आने वाले समय में? सर, देखिए, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व लेके पैदा होता है दुनिया में। हम और जो व्यक्तित्व इतने महान होते हैं जैसे योगी जी हैं, तो उनको उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके गुणों को हम धारण कर सकते हैं, पर वैसा हम बिल्कुल उनकी तरह तो नहीं बन सकते हैं। और रही बात राजनीति की, तो मुझे राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, तो उस तरह से तो कभी हो नहीं सकता है। और मैं गृहस्थ भी हूँ, तो योगी भी मैं नहीं कह सकती अपने आप को कि सन्यासी बन जाऊंगी। लेकिन ये है कि मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो बच्चे हैं, उनके ही जीवन में अगर थोड़ा-सा प्रकाश कर पाऊँ, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूँगी, अगर उनमें से बच्चे कुछ आगे अपने जीवन को अच्छी दिशा दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सकारात्मक बात की, और उसी से जुड़ी हुई बात मैं आगे बढ़ाता हूँ आपके साथ। हालांकि अभी सीबीएसई ने 10th की बोर्ड परीक्षाएं जो है निरस्त कर दी हैं, लेकिन 12वीं जी, की परीक्षाएं होंगी। और जी। कोरोना काल में हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक दोनों आशंकित हैं, सशंकित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं कैसा प्रश्न पत्र आएगा, बच्चों का क्या होगा भविष्य, तमाम तरह की आशंकाएं हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप कुछ समय, आने वाले कुछ मिनट में, उन बच्चों को जी। और उन शिक्षकों को कुछ ऐसा बोलें कि वो भी मोटिवेशनल उनके लिए कुछ हो, कि वो जो है सकारात्मकता से भर जाए। सर, मैं सबसे पहले तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको किसी भी इस तरह की किसी भी चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए। और जीवन यही है, जीवन में जो कुछ भी घटनाएँ होती हैं, अप्रत्याशित होती हैं, कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता है। और हम ये कहेंगे कि अब आने वाली जनरेशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, और आने वाले समय में और हो सकता है इससे भी ज़्यादा कुछ चैलेंजेस आएँ, तो उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और बच्चों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से अच्छी पढ़ाई की है, उनको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से जो कुछ भी उनको गाइडलाइंस दी जाएँगी, अगर वो उनका पूरे ईमानदारी से पालन करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, केवल उनका एक ही मोटिव हो कि हमें सुरक्षित रह करके अपने लक्ष्य को ही भेदना है, तो वो इस चुनौती को भी पार कर जाएँगे। क्योंकि एक बहुत ही फेमस प्रचलित जो कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा इस ये पंक्तियाँ उनको ज़रूर अपने मन में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सोच के बैठ जाएँगे कि परीक्षाएँ कैसे होंगी, क्या होंगी, तो फिर वो ना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और इस तरह के भय में जाने से तो बीमारी होना तो 100% पॉसिबल है कि बच्चा अगर पहले से ही आशंकित होगा, तो ना परफ़ॉर्म अच्छा कर पाएगा और ना ही वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएगा। तो उनको भी इसको एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, और एक ज़िंदगी के अपने जीवन यात्रा के लिए एक चुनौती समझना चाहिए, और इसको भी उनको डट करके इसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनको बहुत सारे चैलेंजेज़ आगे भी फेस करने हैं। और रही शिक्षकों की बात, तो सर, हमारे सभी शिक्षक मेरे से सीनियर हैं, और छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं अपनी तरफ से कोई शिक्षा देने बैठूँ। क्योंकि शिक्षक अपने आप में आप जानते ही हैं, आपको तो पता ही है कि शिक्षक यहाँ तक पहुँचना, एक शिक्षक के पायदान तक पहुँचना, उस पद को पाना, एक बहुत वो भी काफ़ी सारी चुनौतियों को पार करके, कई कॉम्पिटिशन को फाइट करके पहुँचे हैं। और हर दिन बच्चे में जब क्लासरूम में जाते हैं, तो एक नई प्रेरणा देते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम वो अ, एक तरफ से मैं कह सकती हूँ कि हम एक ऊर्जा का स्तंभ हैं बच्चों के लिए। तो अगर ऊर्जा के स्तंभ के ही तार जो हैं वो थोड़े ढीले हो जाएँगे, तो फिर वो लाइट जो है आगे जो छोटे-छोटे बल्ब हमारे बच्चे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? तो सबसे पहले हमें अपने आप को भी इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और अपना ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी, अपनी इम्यूनिटी के लिए, और अपने जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना चाहिए।
और पॉजिटिवली लेना चाहिए इस चीज को। पिछले साल भी हम लोगों ने कितनी भय वाले माहौल में मूल्यांकन किया था। आप लोग जानते हैं कि उस समय ये था कि पूरे दिन भर, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी मूल्यांकन में लगी थी, पूरे दिन भर मास्क पहन के रखना था। तो अब तो हम काफी इस बीमारी को जान चुके हैं कि इस बीमारी से किस तरह के इसके प्रभाव हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। जब उस समय हमने पार कर लिया, जब इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो अब तो हमें थोड़ी आसानी होनी चाहिए। तो घबराना नहीं चाहिए, बच्चों को भी प्रेरित करें और खुद भी प्रेरित रहें। बस मैं इतनी ये प्रार्थना करूंगी सर, सुझाव दूंगी। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल 100% सही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कोशिश जी। करने के लिए कुछ कुछ टिप्स उसके लिए भी दीजिए कि कोशिश कैसे करें कि हार ना हो। अ, सर बच्चों के लिए कह रहे हैं ना आप? दोनों के लिए, दोनों के लिए। सर देखिए, मैंने जैसे कि अभी कहा कि थोड़ी देर के लिए आप हमको भी बच्चा ही समझिए। सर जैसे कि मैंने कहा अभी कि बच्चों की तैयारियां पूरी हैं, उनके अपने विषय को लेकर के अब वो रिवीजन वाले फेज में चल रहे हैं। तो परीक्षा से संबंधित जो भी उनको गाइडलाइंस दी जाए, उनको बस केवल अपना फोकस जो है अपने लक्ष्य पर रखना है। उनको अपने इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं डरना है कि अब इस चीज से उनके कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जाए, वो बीमार ना पड़ जाए, ये ना हो जाए। उनको अपनी इम्यूनिटी का, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और उनको, क्योंकि यहाँ पर तो हम इस चीज को प्रैक्टिकली ही अपना सकते हैं, और उनको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपनी इस परीक्षाओं का। उनको ये समझना चाहिए कि इतने विपरीत परिस्थितियों में पिछले 1 साल में हमने ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से उनके पेरेंट्स ने उनको ला करके सुविधाएं दी, चाहे नेटवर्क रहा नहीं रहा, टीचर्स ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। तो ये सब किस लिए? उस एक 3 घंटे के एक विषय की उस परीक्षा के लिए, कि जहां पर वो अपने आप को पूरा उस 3 घंटे की परीक्षा में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि उसने अभी तक उस विषय में कितना उसकी समझ विकसित हुई है। तो उस 3 घंटे की परीक्षा के लिए पिछले 1 साल से इतनी तैयारी चल रही है, इतने लोग उसमें लगे हुए हैं, चाहे हमारा विभाग है, चाहे हमारे सारे शिक्षक हैं। तो उनको उस 3 घंटे में वो पूरी अपनी जो है योग्यता दिखानी चाहिए, और उसमें ये नहीं घबराना चाहिए कि हम, ये बीमारी क्या हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने जैसे कि कहा कि ये एक भयावह स्थिति, और ये जितना ज्यादा हम किसी चीज को बढ़ावा देते हैं, उतनी ज्यादा वो चीज बढ़ती जाती है। उनको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए पूरी तरह से कि वो उसको कर पाने में सक्षम है और पार करेंगे, और जरूर ही वो इसमें आगे अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे, जिससे उनका भविष्य और उज्जवल होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बातें बहुत हमारे संदीप राउत सर कह रहे हैं कि बिल्कुल करेक्ट, और कंचन जमलोकी देवसाली जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने की है। और राकेश जुगरान सर डाइट प्राचार्य नमस्कार कर रहे हैं सबको देहरादून से। नमस्कार सर, आपको भी बहुत नमस्ते बहुत। सर। तो नमस्ते आपने सर। जो बात कही ये तो बात बिल्कुल सच है, हम सब इससे सहमत हैं। लेकिन जो जो लोग पास हो जाते हैं, कथित रूप से पास हो जाते हैं, मेरा ये मानना है कि हम कोई नहीं होते किसी को पास या फेल करने वाले। लेकिन फिर भी हम कुछ बच्चों को फेल कर देते हैं परीक्षाओं में। तो बच्चे जो कथित रूप से फेल हो जाते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए कि लोग उन्हें फेलियर न माने और वो खुद को फेलियर न माने, सबसे बड़ी बात। जी सर, किसी एक परीक्षा में फेल होने का मतलब होता है कि एक बच्चे क्या समझते हैं कि हम लोगों की जो फेल होने का जो फेल शब्द है ना, ये बहुत समय पहले से इस तरह से आया है कि फेल का मतलब है इस तरह से असफल होना कि वो हर चीज में असफल हो गया। अब वो समय नहीं है सर। उस समय, कुछ समय पहले क्या होता था कि केवल पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन था बच्चों के पास कि जिसके अलावा उनको आगे पीछे और कुछ नहीं है। प्रकृति ने जब किसी भी इंसान को, इस कुदरत ने इस धरती पर बनाया है, तो हर एक व्यक्ति के पास एक ना एक उसकी विलक्षण, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक विशेषता जरूर होती है। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कि बहुत सारे लोग उस विशेषता को परिमार्जित कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग उस विशेषता को नहीं पहचान पाते हैं। उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपनी विशेषताओं को नहीं पहचान पाते, चाहे वो हो सकता है पारिवारिक या सामाजिक माहौल हो, या किसी मार्गदर्शक की कमी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो अपनी उस विशेषता को पहचानना चाहिए कि वो इस धरती पर आया है, तो उसके अंदर वो कौन सी एक प्रमुख विशेषता है जो भगवान ने केवल उसी को दी है। वो एक कागज का टुकड़ा या एक अगर आपने जैसे पिछले साल एक बच्ची का रिजल्ट हमारे उधर हुआ था, तो वो बच्ची जो है वो 3 नंबर से एक सब्जेक्ट में रह गई थी। बाकी सब में उसके इतने अच्छे मार्क्स थे, लेकिन 3 नंबर से। तो क्या वो सिर्फ 3 नंबर उसकी योग्यता को डिसाइड करेंगे कि वो योग्य है या नहीं है? ये नंबर्स का जो खेल है,
ये मायने नहीं रखता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसकी सकारात्मकता मायने रखती है, उसकी वो विशेषता मायने रखती है जो उसको प्रकृति से प्रदत्त है। अगर उसको लगता है कि वो फेल हो गया है, तो फेल होने का मतलब उसका ये नहीं वो जीवन में असफल हो गया है। उसके पास कई ऐसे अवसर हैं, उसको अपनी विशेषता को पहचानना चाहिए और उस विशेषता के बल पर उसको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी उस विशेषता को उसको सबके सामने लाने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए और फिर उस विशेषता की तरफ, उस दिशा में अगर वो जाए, तो फिर उसको जो है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये ज़रूर है कि अगर 1 साल आप पीछे हो गए, तो 1 साल पीछे होना जीवन में किसी भी असफलता की गारंटी नहीं है, कोई असफलता की कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने एकेडमिक में बहुत ज़्यादा कुछ उपलब्धियाँ भले ही हासिल ना की हों, उनके नंबर्स, उनके मार्कशीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन उन्होंने जीवन में ऐसे-ऐसे विलक्षण कार्य किए हैं कि जो लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। और आज का तो दौर इतना ज़्यादा ओपन है, बच्चों के पास हर तरफ से विंडोज़ खुली हैं, वो अपनी विशेषता के आधार पर कोई-सा भी फ़ील्ड चुन सकते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर एकेडमिक में बहुत अच्छी क्षमता नहीं है करने की, तो आप अपना कोई एक स्किल डेवलप कीजिए और उस स्किल के बेस पे आगे बढ़िए, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा अपने जीवन में करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को समझाने की कोशिश की और सब लोग इसकी तारीफ करेंगे। एक और मैं आपसे अनुभव, आपका बड़ा विशिष्ट अनुभव है, हालांकि आपका कहना है कि आपको 1.5 साल हमारे यहाँ उत्तराखंड की राजकीय शिक्षा में अपनी सेवाएं देते हुए हुआ है। इससे पहले आपने जी सर। बताया कि आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा चुकी हैं और उसके बाद सेंट्रल स्कूल में भी पढ़ा चुकी हैं। तो 3 जी, जगह अलग अलग शिक्षण का अनुभव आपको है, सेंट्रल जी स्कूल सर। का, प्राइवेट स्कूल का जी, और गवर्नमेंट स्कूल का। तो इन जी। तीनों में आपको पढ़ाते हुए मतलब जो बेसिक डिफरेंसेस, जो मूलभूत अंतर आपने महसूस किए, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें। जी सर। सर सबसे पहले मैं प्राइवेट स्कूल यानी पब्लिक स्कूल की बात करूँगी। नहीं नहीं, तो पब्लिक पब स्कूल नाम मत दीजिए उन्हें, वो प्राइवेट स्कूल है। पब्लिक स्कूल हमारे स्कूल, ओके वो प्राइवेट है, निजी ठीक है स्कूल सर। है। तो मैं सबसे पहले प्राइवेट स्कूल की बात करूँगी। प्राइवेट स्कूल्स में सर क्या होता है, जो मैंने वहाँ पर नोट किया कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे में क्षमता उतनी ही है, हमारे बच्चे में भी जो हमारे राजकीय स्कूल में पढ़ रहा है और जो प्राइवेट में पढ़ रहा है, दोनों में क्षमता एक ही है। लेकिन अंतर होता है, उसके पास संसाधनों की उपलब्धता बहुत सहज होती है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सजग होते हैं अपने बच्चों के प्रति। और मुझे कभी-कभी तो ये लगता है जिस तरह से पेरेंट्स टेंशन लेते हैं बच्चों की पढ़ाई की, उनके खाने पे उनके टिफ़िन की, उनको ट्यूशन छोड़ने की, हर चीज़ की, तो बच्चे से ज़्यादा मेहनत तो पेरेंट्स करते हैं वहाँ पर। तो फिर कहीं न कहीं उसका कहीं न कहीं उसका प्रभाव फिर दिखता है बच्चे पर भी। और कभी-कभी भले ही हालाँकि ये बात भी सही है कि बच्चे वो वाले बच्चे फिर विषाद में भी जा रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाल देते हैं माता-पिता। अपने आप जो नहीं कर पाए उसको भी उनके ऊपर थोपते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी प्राइवेट स्कूलों में, सबसे पहले कि संसाधनों की उपलब्धता। क्योंकि सर वो उनका एक शिक्षण संस्थान भले ही है, अगर कोई यहाँ पर हो तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। शिक्षण संस्थान वो है लेकिन साथ में वो उनका बिज़नेस भी है। और व्यक्ति अपने बिज़नेस की साख को बढ़ाने के लिए हर वो कदम उठाता है, उसको हर एक वो प्रयास करता है, वो रात-दिन एक करके उस बिज़नेस को आगे उनके लिए एक बिज़नेस की तरह वो उसको अगर लेकर के चलें, तो बच्चा उनके लिए एक प्रोडक्ट है, वो अपने प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो उससे उसके बदले माता-पिता से बहुत अच्छी रकम भी वसूल करते हैं और वो पेरेंट्स फिर देते भी हैं, उनको लगता है हमारा बच्चा फटाफट इंग्लिश बोल रहा है, आगे स्टेज पे जा रहा है, तो हमारा बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। तो प्राइवेट स्कूलों का तो ये जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधन पूरे हैं और प्राइवेट स्कूलों में वही पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो खुद भी सक्षम हैं। तो वो वहाँ पर मोटी फीस देने को भी तैयार हैं और बच्चे को अपना पूरा समय देने को भी तैयार हैं। तो ये एक प्राइवेट स्कूलों की जो मैं अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ। तो बच्चे के लिए फिर वहाँ पर अगर संसाधन है तो हर तरह का उसका डेवलपमेंट ऑब्वियस है होगा ही, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटीज़ उसके लिए हो रही हैं, तो वो उन चीज़ों में किसी न किसी तो उसके हर डायमेंशन से उसका कोई भी एक पक्ष बच्चे का छूटता नहीं है, तो उसके अंदर अगर कोई एक पक्ष ज़्यादा मजबूत है तो वो विकसित हो जाता है। मान लो बच्चा अगर उनमें से स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसको एक्टिविटी के लिए प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो वो आराम से उसमें कर लेता है, तो हमें लगता है बहुत उपलब्धियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि उसके कंपैरिज़न में हमारे बच्चों में से या जो गाँव में पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके पास वो प्रतिभा नहीं है। है लेकिन कहीं न कहीं संसाधनों की कमी। अब दूसरी बात करती हूँ मैं केंद्रीय विद्यालय की। तो सर केंद्रीय विद्यालयों में और अपने जो राजकीय विद्यालय हमारे
स्टेट के हैं, इनमें जो सबसे मेन डिफरेंस है वो संसाधनों का ही है सर। यहाँ पर संसाधन और केंद्रीय विद्यालय में संसाधन में जमीन आसमान का अंतर है। केंद्रीय विद्यालय में भी शिक्षक जो है ऑल इंडिया बेस पर क्वालिफाई करके आता है, और हमारे यहाँ पर भी कई तरह के कंपटीशन फाइट करके शिक्षक आता है, तो शिक्षक की योग्यता बराबर है वहां भी और यहाँ भी। लेकिन कमी कहाँ पर है कि संसाधन, वहां पर बहुत अच्छे संसाधन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में। अगर वहां पर एक संगीत ही है तो संगीत में आपको हर तरह का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ड्राइंग है तो आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी बच्चे को, और कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज है तो उनके पास नेशनल लेवल का सीधे प्लेटफॉर्म होता है, तो बच्चे वहां पर बहुत अच्छा करते हैं। सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी उनका स्तर इतना ऊंचा इसीलिए है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट संसाधन बहुत अच्छे हैं। और हमारे यहाँ पर हमारे जो अपने राजकीय स्कूल हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उनके पास उस संसाधनों की कमी रही है। अब संसाधनों की कमी है तो कम संसाधनों में ही हमें बच्चों को सुविधाएं देनी है। कई बार ऐसा होता है कि गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो हमें बच्चों के लिए पानी की व्यवस्थाएं करनी है। और बिल्डिंग्स, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर पुरानी बिल्डिंग्स है, वहां पर नए हम लोग सीसीटीवी, जैसे आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालयों में सीसीटीवी लगे हुए हैं और सारे स्मार्ट क्लासरूम है। हम कहाँ से ऐसे हम अपने गांव के क्षेत्रों में नहीं कर सकते क्योंकि टूटी हुई बिल्डिंग है, वहां क्लासरूम अगर वैसा लगाएंगे तो वहां वैसी वो तोड़-फोड़ हो जाएगी उन कमरों की। तो यहाँ पर संसाधनों की कमी होने की वजह से, अब संसाधन पूरे नहीं है तो शिक्षक अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है जो कि बाहर के स्कूलों का बन पाता है। और सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलैरिटी सर इन तीनों ही जगह एक सिमिलैरिटी है, बच्चा। बच्चे की विशेषताएं हर जगह एक ही हैं, चाहे वो गांव का पिछड़ा हुआ बच्चा है, चाहे वो दिल्ली के मेट्रो सिटी में रहने वाला किसी अच्छे स्कूल में, वैसे प्राइवेट स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा है। बच्चे की सिमिलैरिटी हर जगह एक ही है, सिर्फ और सिर्फ कमी है संसाधनों की और थोड़ा सा उनके जो वातावरण होता है, क्योंकि सारे लोगों ने पलायन कर दिया तो जो गांव में बच्चे, उनके अंदर सर एक भावना आ जाती है कि हम तो गांव में रहते हैं, हम सबसे गरीब हैं या सबसे पिछड़े, हम कहीं के लायक नहीं थे तब हम गांव में रहते हैं। तो थोड़ा-सा उनको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम गाँव में रहते हैं? सर, मेरे एक बच्चे ने अभी कुछ दिन पहले मेरे से कहा, मैंने कहा कि बेटा आप मोबाइल, कुछ मैं सिखा रही थी उनको कोई एप्लीकेशन, तो उसने कहा कि मैम मैंने कहा देखो लोगों के बच्चों के दिमाग में कितने छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? तो वो कहने लग गया कि मैम उनके घरों में तो लैपटॉप और मोबाइल है इसलिए वो तुरंत सीख लेते हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपके हाथ में भी आज वही फ़ोन है जो एक दिल्ली वाले बच्चे के हाथ में है। जो चीज़ आप यहाँ पर बैठ कर के यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हो, वो वहाँ दिल्ली में बैठ के सेम चीज़ को देख रहा है। आप अब ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। आप एक शांत एरिया में हो, जैसी जगह पर आप हो वैसी जगह के लिए वो लोग तरसते हैं। हज़ारों रुपए खर्च करके वो छुट्टियाँ बिताने यहाँ पर आते हैं और आप ऐसे माहौल में अपने माइंड को कितना डेवलप कर सकते हो? तो इस तरह से मैंने बच्चों की देखी कि उनके अंदर कहीं ये हीन भावना है कि हम गाँव में छूट गए, इसका मतलब हम सबसे पिछड़े लोग हैं। तो सिर्फ सर प्रयास करने की आवश्यकता है, बाकी बच्चा सब जगह सेम ही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा विस्तार से हमें समझाया। अब मैं इससे से जुड़ा हुआ एक सुझाव मैं चाहूँगा आपकी ओर से जाए हमारे विभाग को, क्योंकि इस शो को हमारे विभाग के अधिकारी भी देखते हैं और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी इस शो में 100 एपिसोड में आए थे, इस कार्यक्रम में आए थे खुद, और उन्होंने बात की जी पूरे सर। देश प्रदेश के शिक्षकों से। तो जी। आपको कौन सी रणनीति हमारी सरकारों को, हमारे नीति नियंताओं को अपनानी चाहिए कि जिससे राजकीय शिक्षा और मजबूत हो, संसाधन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? सर अब मैं ये बहुत ज़्यादा विस्तार में या बहुत ज़्यादा गहराई में इस बात के नहीं जाऊँगी, क्योंकि प्रयास हो भी रहे हैं और पहुँच भी रहे हैं हमारे यहाँ पर बच्चों के पास। अब देखिए जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों को फ्री ड्रेसेस मिल रही हैं, भोजन मिल रहा है और उनको बुक्स मिल रही हैं, हर तरह की सुविधाएँ सरकार भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। लेकिन मैं सिर्फ़ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक तो हमारे यहाँ स्कूलों में बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि कई बार वो बच्चों की जान के लिए भी खतरा होती हैं, और दूसरी तरफ कि उनमें अगर हम भी कुछ अपनी तरफ से, जैसे अभी हमारे यहाँ की एक मैम है, वो अपना एक प्रोजेक्टर अपनी तरफ से स्कूल में लगाना चाहती थी, लेकिन उस तरह का कमरा हमारे पास नहीं था कि हम वहाँ पर उसको लगा सकें। तो अगर शिक्षक अपने स्तर से भी कोई प्रयास करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले कम से कम एक मूलभूत आवश्यकता के लिए उसके लिए एक बिल्डिंग, एक भवन तो ऐसा होना चाहिए। तो जो स्कूल वैसे हैं और बन भी रहे हैं ऐसा, जैसे कि हमारे स्कूल की भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रपोज़ल गए हैं और वो एक्सेप्टेड भी हैं, लाइन में है कि वहाँ पर भी बजट आएगा। तो ऐसा है, पॉज़िटिवली हमें इस चीज़ को लेना चाहिए, सरकारें अपनी तरफ से पूरा काम कर रही हैं।
अच्छा प्रयास हो रहा है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा वो जमीनी स्तर पर भी वो दिखे, वो चीजें दिखे। सरकार ऊपर से जो भी हमारे स्कूलों के लिए कर रही है वो जमीनी स्तर पर भी दिखे। तो उसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि स्वयं हमें भी और हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो गांव के एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और जागरूकता रखनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए सब लोगों के अंदर कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का ध्यान अपनी तरफ खींचे अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी और उस समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जुड़े हुए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अरविंद नेगी जी हैं, संदीप मैथानी जी हैं, सोनू रावत जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर जानकारी दी। नागबेन सोन जी कह रहे हैं वेरी करेक्ट। और पुष्पेश सांगा जी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल में बच्चे अभी भी 8 किलोमीटर दूर से आते हैं, जिनके पास न रिचार्ज करने के लिए पैसा है और न उनके पास सिग्नल आता है। तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा की बात करना एक तरह से बेईमानी है। बिल्कुल आप ठीक कह जी रहे हैं सर। और कंचन जमलोकी देवसाली जी कह रहे हैं कि बहुत सराहनीय विचार हैं। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि शिक्षा के मद में बजट बढ़ाया जाना चाहिए। और अ, जगदीश मिल्कानी जी कह रहे हैं कि सरकार ने ही सरकारी स्कूलों को आगे इन्होंने लिखा नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं। और राकेश चांना जी दिल्ली से कह रहे हैं कि लोग दिल्ली जा रहे हैं, चिंता मत करें, दिल्ली, मैं दिल्ली से पहाड़ आना चाहता हूँ। चांदना जी स्वागत है सर आपका। आप भी आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, हमारे शो में आए थे चांदना सर, तो बड़ा अच्छा जी लगा सर। था। खैर ये ज्ञान ध्यान की बातें हमने बहुत सारी की, शिक्षा को लेके बातें की। और आपका जो अनुभव था 3 तरह के विद्यालयों का, निजी विद्यालय का, सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय का और हमारे राजकीय विद्यालय का, वो हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया। तो अब हम थोड़ा फिर लौटते हैं आपकी कला विधा की ओर। तो आप कुछ गढ़वाली में हम जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत सारे दर्शक काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि आप गढ़वाली में कुछ सुनाएं। लेकिन जी आपसे अनुरोध है कि जो भी गढ़वाली में आप सुनाने जा रही हैं, उसका पहले जी सर। हिंदी में भावानुवाद जरूर करते हैं, भावार्थ बता दें, ताकि समझने जी में सर। हमारे दर्शकों को आसानी हो। जी सर। तो सर ठीक है, मैं थोड़ा एक सरल ही गाना सुनाती हूँ फिर तो, क्योंकि वैसे तो मैं मांगल सुनाने वाली थी, लेकिन मांगल भी मैं इस सुनेंगे, तरह का नहीं मांगल भी सुनेंगे, पहले सरल, सरल से कठिन की ओर। आपने बीएड में शिक्षा का एक सूत्र पढ़ा होगा, तो जी सरल जी से सर, कठिन की ओर शिक्षण चलते सूत्र। हैं। तो जी सर पहले। आप सभी लोगों के, पहले तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ कि आप लोग देश के कोने कोने से जुड़े हैं इस कार्यक्रम में और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे इस योग्य समझ रहे हैं कि आप अपना अमूल्य समय मुझे दे रहे हैं। अभी आप लोगों की फरमाइश पर मैं एक गढ़वाली गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। गढ़वाली भी नहीं है बल्कि कुमाऊनी है। स्वर्गीय कबूतरी देवी जी का गीत है और ये हमारे उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका मानी जाती हैं। बहुत संघर्ष किए और उसके बाद उन्होंने हम जैसी बालिकाओं के लिए, हम जैसी महिलाओं को आज अगर गाने का सौभाग्य मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के त्याग और तपस्या का फल है। तो उन्होंने हमारे उत्तराखंड की जो, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलने वाला जो मीठा मीठा, यहाँ के पेड़ों की जड़ों से निकलने वाला पानी है, हमारे यहाँ की जो भाषा है, हमारे हिमालयी क्षेत्र का जो सौंदर्य है, उसकी तारीफ की है इस गीत में। तो आप लोगों के बीच में इसी को मैं रख रही हूँ। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो ये हिमालय देवभूमि है, यहाँ पर देवताओं का वास है और इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये गीत इसी तरह का है, आप लोग इसका आनंद लीजिएगा। पहाड़ों को ठंडो पानी, सुने कति मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी, सुनी कति मीठी बाणी। छोड़नी नी लागे नी हो, छोड़नी नी लागे नी, छोड़नी नी लागे नी हाय, छोड़नी नी लागे नी। पहाड़ को ठंडो पानी, सुनी कति मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी, सुनी कति मीठी बाणी। छोड़नी नी लागे नी, हाँ छोड़नी नी लागे नी। पहाड़ में हिमालयवा देवतारूनी, पहाड़ में हिमालयवा देवतारूनी। देवी देवा वास करनी, देवभूमि कूनी। देवी देवा वास करनी, देवभूमि कूनी। देवभूमि छोड़ी भैरे, जानी में लागे नी। देवभूमि छोड़ी भैरे, जानी में लागे नी, जानी में लागे नी हो,
जानी में लागेनी, जानी में लागेनी है, जानी में लागेनी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, छोड़नी नी लागेनी, छोड़नी नी लागेनी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो पहाड़ के ठंडे पानी और मीठी वाणी का जिक्र इस शो में, इस गीत में किया, लोगों जी को बहुत सर। अच्छा लग रहा है। और संदीप मैथानी जी कह रहे हैं बहुत शानदार है। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, व्यापक जोशी जी हमारे संगीत के शिक्षक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, संगीतकार हैं, जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। और हरीशचंद भट्ट जी हैं, संजय कुमार जी हैं, के एस रावत जी हैं, नागबेन सोइन जी हैं उड़ीसा से। बहुत सारे दर्शक हैं सभी जो लोगों को लगातार प्रणाम। हाँ जी। जो लगातार इन सब चीज़ों को लेकर के अपनी टिप्पणियां भेज रहे हैं मैम। तो ये जी सर। आपने कुमाऊनी, हाँ वाकई कुमाऊनी गीत था ये। तो कबूतरी देवी जिनका आपने जिक्र किया, वो लोक गायिका थी हमारे क्षेत्र की। और पहली लोक गायिका तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लोक गायक तो जब से लोक है तब से लोक गायक हैं। हाँ, जी जिनका सर। नाम हुआ, जो जो रेडियो में सबसे जिन्होंने पहले आए, उन लोक मंचों पे गायकों में। गाना शुरू किया, जी हाँ, सर, जिन्होंने मंच मंचों जिन्हें पर मिला, जी। जी जी, जिन्हें मंच मिला उनमें से शुरुआती दौर की वो महिला रही। और अब अंत में काफ़ी बीमार होने के बाद काफ़ी परेशान रही। हालांकि सरकारों ने बहुत कोशिश की उनकी मदद करने की। तो अब जी। हम मांगल गीत आपसे सुनना चाहेंगे। जी सर। सर मैं आपको जो मांगल गीत सुना रही हूँ, वो जी वो मांगल गीत जब कन्या को मंगल स्नान कराया जाता है, उस समय का ये गीत है। तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। काफी भावुक कर देने वाला गीत है। प्रयास करूंगी कि इसको अच्छे से निभा पाऊं आपके सम्मुख। स्वागत स्वागत। हम्म, क्या न होए, क्या न होए कुंड को जाग, क्या न होए, क्या न होए कुंड को जाग, क्या न होए हो लो सूरज धूमेलो, क्या न होए हो लो सूरज धूमेलो। उबादेसु, उबादेसु गौराजी नाहिंदी, उबादेसु, उबादेसु गौराजी नाहिंदी, तब होई होलो कुंड को जाल, तब होई होलो कुंड को जाल। क्या न आई, क्या न आई सिंधु छलार, क्या न आई, क्या न आई सिंधु छलार, क्या न होए होलो सूरज धूमिलो, नाहिण लागी लक्ष्मी की लाडी, नाहिण लागी लक्ष्मी की लाडी, तब आई होलो सिंधु छलार, तब आई होलो सिंधु छलार, तब आई होलो सिंधु सलार। तो धन्यवाद। आप सभी लोगों की फरमाइश पर एक गीत प्रस्तुत किया वाह, मैंने। बेहतरीन जी। बेहतरीन। जी सर, जितने थैंक यू। सुंदर इस गीत के भाव थे और उतने ही मधुर, बहुत शानदार आपने इसका गायन किया। तो हमारे बहुत सारे दर्शक थैंक यू सर। लगातार जो है, सूरवीर सिंह जी हैं, हरीशचंद भट्ट जी हैं, और बहुत सारे दर्शक लगातार, मैं लाइव कर रहा हूँ, टिप्पणियाँ हैं। सुनील कंडारी जी हैं। बहुत सारे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और वाकई आपका कंठ बहुत सुमधुर है, उतना ही सुंदर ये गीत भी था। अच्छा, थैंक कुछ यू फ़ोन सर। मेरे पास अभी जब आप गा रही थी तो मैं
एक दो फ़ोन आए थे, हमारे जो सुधी दर्शक हैं वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो आध्यात्म के क्षेत्र में जो भी लोग जाते हैं वो किसी एक शख्सियत को अपना गुरु बनाते हैं। तो वो जानना चाह रहे हैं कि आपके गुरु जी कौन हैं जिनसे प्रेरित होकर आप लगातार जो है आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रही हैं। जी सर, मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे शास्त्रों की दीक्षा दी है, वो गुरुजी हैं मेरे श्री गोपाल मणि जी महाराज। सभी लोग जानते हैं उनको, उत्तराखंड के काफी जाने माने संत हैं। और उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी है। और उसके अलावा जो मैं अपना आदर्श मानती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को मानती हूँ, और उनकी भी काफी पुस्तकें और उनके जीवन दर्शन से भी मैंने काफी प्रेरणा ली है। लेकिन जो शास्त्रीय दीक्षा मुझे दी है, वो दी है मुझे श्री गोपाल मणि जी महाराज जी ने। जी, जो जो गो कथा करते हैं गोपाल मणि जी, वही वाले जी ना? सर, जी सर, जी सर। हाँ, मैंने भी उनको सुना है मैम, और विवेकानंद जी को मैंने भी बहुत फॉलो किया। और मैं आपको आपने विवेकानंद जी का जिक्र किया, तो जो शिकागो में उनकी यात्रा थी, उसके शताब्दी समारोह जब मनाया गया भारत में 1992 में, तो जी सर। विवेकानंद भारत परिक्रमा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी ने जो निकाली थी, तो उसमें पूरे दुनिया के चुने हुए 1,000 यूथ उसमें शामिल किए गए थे। तो मुझे भी सौभाग्य मिला उन चुने हुए 1,000 लोगों में शामिल होने का। कन्याकुमारी में एक हफ्ते वाह। तक शिविर रहा, इलाहाबाद में शिविर रहा, तो मैं बहुत प्रेरित रहा स्वामी जी से, तो मेरा भी जी सौभाग्य है। सर। एक जी बड़ा सर। महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है पुष्पेश सांगा जी की। वो कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के बच्चों को 7:45 का स्कूल पकड़ने के लिए 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, जिनको आने से पहले घर में पानी भरना पड़ता है, और स्कूल से घर जाने के बाद घास काटने और लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मैं इस विचार से सहमत नहीं कि मेट्रो के बच्चों और हमारे बच्चे एक समान हैं। मेट्रो के बच्चे और हमारे बच्चे एक समान हैं। हमारे बच्चों की पहली ज़रूरत सुबह और शाम की रोटी का इंतज़ाम करना है। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों और वातावरण का इंसान के व्यक्तित्व पर और उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये बात तो सही है। क्योंकि अगर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का के बारे में भी अगर एनालाइज करें, तो उसके व्यक्तित्व के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, उसके वातावरण का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन सर, हमें इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम इसको इस तरह से सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के लिए, चुनौतियों के लिए जितने सक्षम हमारे पहाड़ों के बच्चे हैं, उतने मेट्रो सिटी के बच्चे नहीं हो पाते हैं। आपने सुना होगा, अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका के किसी इंडियन ही कोई बच्चा था जो अमेरिका में जाकर के इंजीनियर थे। वो लाइफ टाइम, कहीं मैंने ये लेख पढ़ा था कि जिंदगी भर उन्होंने बचपन से लेके और अपने आईआईटी इंजीनियरिंग से लेकर अपने प्लेसमेंट तक हमेशा उनका पहला ही नंबर रहा। और जिस कंपनी में वो जॉब करते थे और जो प्रोजेक्ट उनको दिया गया था, उसमें जब उनका फेलियर्स उनके सामने आए, तो वो उस स्ट्रेस को नहीं झेल पाए। उन्होंने एक नोट छोड़ दिया और अपनी पूरी ज़िंदगी को खत्म कर दिया, यानी सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। और उसके विपरीत हमारे जो बच्चे होते हैं पहाड़ों में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में बचपन से इतना संघर्ष कर चुके होते हैं कि वो अगर जीवन में उनके सामने कोई भी परिस्थिति आई, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। और शायद इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी है कि उत्तराखंड, वो जो भारत सरकार की जो आर्मी है, उसमें देखिए आप पहाड़ी क्षेत्रों से कितने बच्चे होते हैं। और स्पेशली हमारे उत्तराखंड से तो मुझे लगता है हर घर से एक बच्चा जो है वो फौज में है। तो वो उनके शारीरिक सक्षमता और उनके जो मानसिक जो उनकी विकास हो जाता है, उनकी क्षमता मजबूती। जो सुदृढ़ हो जाती है, उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। और पुष्पेश सांगर सर, आप हों चाहे मैं हूँ, हम लोगों ने गाँव के विद्यालय में पढ़ाई की है, और कहीं न कहीं हम भी इस परिस्थिति से गुजरे हैं। जिस तरह की सिचुएशंस आपने बताई हैं, तो आज हम अगर किसी मुकाम पर पहुँचे हैं, तो अगर हमने वो दिन नहीं देखे होते, या हमने भी सर, जहाँ पर मैं जाती थी, तो हमारे घर से हमारा स्कूल भी लगभग 5-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था हम लोगों को भी, क्योंकि इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती थी कि हम लोग गाड़ी में जाएँ या बसों में ट्रैवल करें, तो हम पैदल आते-जाते थे। तो अगर हमने वो संघर्ष नहीं किया होता, तो शायद आज हम यहाँ पर भी नहीं होते और जीवन को इतने नज़दीक से हम लोग नहीं देख पाते। तो हमें इस चीज़ को भी सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अगर जीवन में चुनौतियाँ नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं है, तो फिर वो जीवन तो बहुत ही कच्चा जीवन हो गया। तो ये चीज़ आप हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और मोहन चौहान जी कह रहे हैं कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी शख्सियत हैं आप, लाजवाब शख्सियत हैं, और आपसे बातचीत बहुत रोचक रही। आप बच्चों के साथ शानदार काम कर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं मोहन चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू हमारे शो सर। में अतिथि भी रहे और बीच बीच में आके हम सबको प्रेरित करते हैं। मोहन चौहान जी, आपका बहुत बहुत आभार। और सोनू रावत जी ने एक और सवाल पूछा है। हम अंतिम चरण में हैं मैडम कार्यक्रम के, और इस बीच में आपको जी बताना सर। चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी बात आपको ध्यान में आ रही हो कि जो छूट रही हो, तो आप उसको हमारे दर्शकों को बताइएगा।
कुछ और टिप्पणियां आई है महत्वपूर्ण, मैं जी। उनको समझता हूँ कि दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। सोनू रावत कह रहे हैं कि आज उत्तराखंड में पलायन का एक मुख्य कारण शिक्षा की उचित व्यवस्था न होना ही है, जिसके कारण पहाड़ के लोग मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं कुमाऊं के सल्ट क्षेत्र से आता हूँ। हमारे यहाँ अभी भी कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। ऐसा ही रहा तो कुछ समय में जो हमारे पूर्वजों की थाती थी वो साफ बंजर हो जाएगी, और जो कई स्थानों पर लगभग बंजर भी हो गई है, जिसमें आज कल बहुत ज़्यादा आग लग रही है पहाड़ों में, और इससे पर्यावरण को भी क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। इसके बारे में क्या करना चाहिए? इनका मुख्य जो मुद्दा है वो है कि पलायन और स्कूलों के बंद होते हैं, स्कूलों को लेकर के। जी सर। सर हालाँकि मैं ये कहूँगी कि मैं कोई पॉलिसी मेकर नहीं हूँ कि मैं इस तरह की कोई पॉलिसी आपके सामने प्रेज़ेंट कर पाऊँ, क्योंकि जिस तरह जो सवाल आपके हैं कहीं न कहीं वो सवाल मेरे भी हैं, और क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह एक सामान्य नागरिक हूँ, कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं थोड़ा-सा अपने विचार आपके सामने इस बारे में रख सकती हूँ। पलायन के कई रीज़न हैं, जैसे कि सर ने कहा कि केवल शिक्षा ही इसके पीछे कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं पलायन के लिए। रोज़गार है, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, जो भी हैं। और स्कूलों के बंद होने का कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सर ये भी है कि पहले हमारे यहाँ एक क्षेत्र में कम से कम 8-10 किलोमीटर के दायरे में एक इंटर कॉलेज हुआ करता था। और अब जो है कई घोषणाओं के बावजूद हर 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो है वो इंटर कॉलेजेस स्थापित हो चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसे भी बढ़े हैं, और पलायन तो खैर उसका ही बहुत बड़ा कारण है ही। तो पलायन के लिए तो हम एक तो यही कर सकते हैं कि अपने उत्तराखंड में हम किस तरह से अपने संसाधनों को यूज़ कर सकें, उसके लिए नए-नए आइडियाज़ लोगों को लाने चाहिए। नए-नए युवा हैं वो बाहर जाकर के किसी के अंडर में काम न करने के बजाय स्वरोजगार को अपनाएँ, कुछ नए-नए क्रिएटिव आइडियाज़, क्योंकि केवल उत्तराखंड ही पहाड़ी राज्य नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी राज्य हैं, हमारा हिमाचल उत्तराखंड से कितना ज़्यादा आगे है। वहाँ पर पलायन की वो स्थिति नहीं है जो उत्तराखंड में हो गई है, तो पहाड़ में रह कर के भी हम नए-नए आइडियाज़ क्रिएट करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, उन पर काम करें। शुरू में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से अगर यहीं रोजगार के कुछ साधन जनरेट किए जाएँ, इसमें सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए और युवाओं को भी इस तरह से कुछ ऐसे विचार लाने चाहिए। अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना चाहिए, बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव जागृत करना चाहिए, और जितना हो सके जिस तरह से जैसे आपका ये शो है या अन्य कोई कार्यक्रम, चाहे वो आभासी मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रत्यक्ष भौतिक रूप से कहीं भी होते हैं, उनके माध्यम से समाज में भी जागरूकता फैलानी चाहिए। तो जागरूकता के साथ-साथ इनमें संसाधनों और अ, जॉब के लिए जो ऑप्शंस हैं वो क्रिएट कराने की ज़िम्मेदारी सरकार की भी बनती है, तो इस दिशा में वो कार्य करें। दूसरी बात रही पर्यावरण की, तो आग लगने का तो वास्तव में बहुत बड़ा ही, क्योंकि मैं बचपन में जब देखती थी तो हमने इतनी आग लगते हुए कभी नहीं देखी। अभी हाल ही के कुछ सालों में जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगाने लग गए हैं लोग। अब वो कौन लगाता है, क्या कैसे लगती है, इसके पीछे हम नहीं जाएँगे, और ना ही इसके बहुत कोई पुख्ता हम कोई सबूत रख सकते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा या ऐसे लगती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि हम अपने स्तर से तो सिर्फ जागरूकता ही फैला सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, गाँव के लोगों को जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, कि आपके लिए ये संपदा कितनी ज़रूरी है। अगर आपको कोई इस तरह से दिखे तो उनको आपको रोकना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं, अपने बच्चों में इस चीज़ के पर्यावरण के प्रति प्यार और प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। तो जागरूकता, और फिर इसके लिए सरकार को जैसे कि मैंने कहा कि कदम उठाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसके लिए हो सकती हैं। बाकी जैसे जी सर का बिल्कुल, सवाल है, ये सवाल मेरा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश काला जी कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के बंद होने का मुख्य कारण जो है प्राइवेट स्कूलों के मानकों में सरकार की ढील है, और जो 25% बच्चों को आरटीई के अंतर्गत हमारे स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है, उसके कारण भी ये हो रहा है। और ये सरकार की चूंकि पॉलिसी है, तो जब तक ये नहीं बदलेगी तब तक जो है स्कूल बंद होंगे, और हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश निश्चित रूप से कम होते रहेंगे। और इन सब पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है हम सबको, क्योंकि हम सब सरकारी शिक्षक हैं लेकिन असरकारी शिक्षक हैं। तो ये सरकारी सरकारी और असरकारी शिक्षकों का ये शो द टीचर शो जारी रहेगा। आज हम 173वें एपिसोड में हैं, और हमारा हर एपिसोड एक बड़े किसी ग्रंथ के बराबर ज्ञान लिए हुए है, बड़ी किताब के बराबर ज्ञान लिए हुए है। तो आप सभी दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं, इन सारे एपिसोड्स को हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर देख सकते हैं। सारे एपिसोड वहाँ पर अपलोड है, और आज का एपिसोड भी आपसे कुछ देर बाद विविधा पर अपलोड होगा आप सबकी सुविधा के लिए। आप सब उन एपिसोड्स को देखिए और उनसे लाभ लीजिए।
हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। मैम, बबीता मैम, बहुत शानदार जी आपका व्यक्तित्व है। उतनी ही खूबसूरती से अपने अपने विचारों को, अपने बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। हम आपके, मुकेश बहुगुणा जी के और जो भी हमारे दर्शक हैं, सबसे ज़्यादा दर्शकों के आभारी हैं कि वो लगातार हमसे जुड़े रहे। बावजूद इसके कि आजकल इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के मैच चल रहे हैं, लेकिन लोग आईपीएल छोड़ के हमारा टीचर शो देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और पिछली जी बार तो सर। पूरा सीजन आईपीएल का हमने डेली एपिसोड किया, डेली। अब तो हम बृहस्पति को करते हैं, बृहस्पति को। हम जी पिछले सर। बार हमने 5 महीने तक लगातार ये एपिसोड किए, और बंशीधर कांडपाल जी कह रहे हैं कि बहुत शानदार प्रयास है ये द टीचर शो के रूप में। तो हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि कोई बात छूट रही हो जो आप सोच रही थी कि आज शाम को आप हमसे शेयर करेंगी, साझा करेंगी, अभी तक नहीं कर पाई, तो उसको साझा कीजिएगा। और उसके बाद एक हिंदी का हम कोई खूबसूरत सा गीत या गजल आपसे जरूर सुनना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में। बबीता मैम। जी सर, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये, और इस तरह के अभी आपने कहा था कि बच्चों के लिए कुछ बोलिएगा, तो एक कविता लिखी है मैंने और काफी जी। मोटिवेशनल है, तो मैं उस कविता को सुनाना चाहती हूँ। चाहे लाख कोशिश करे कोई तेरा वजूद मिटाने की, चाहे लाख कोशिश करे कोई तेरा वजूद मिटाने की, तू फिर भी हिम्मत रख हर बार अस्तित्व में आने की। तो वाह। फिर भी हिम्मत रख हर बार अस्तित्व में आने की। कोशिश करेंगे वो फिर से, कोशिश करेंगे वो फिर से तुझे मिट्टी में मिलाने की। तू भी वाह। बनकर बीज आदत डाल दे बार बार उग आने की। तू क्या बनकर बात। बीज आदत डाल दे बार बार उग आने की। वो कोशिश करेंगे तेरा हौसला तोड़, वो कोशिश करेंगे तेरा हौसला तोड़ तुझे हिलाने की। पर तू बनकर फौलाद जिद पकड़ ले जीत जाने की। तू वाह। बनकर फौलाद जिद पकड़ ले जीत जाने की। ठनक होगी उनमें, ठनक होगी उनमें तुझे पस्त करके डगर से गिराने की। ठनक होगी उनमें तुझे पस्त करके डगर से गिराने की। पर तू समझ ले इसे चुनौती और दिखा ताकत उठ जाने की। एक दिन वो भी आएगा, एक दिन वो भी आएगा जब तू आसमां छू लेगा, करके वाह। पार सभी कष्टों को कामयाबी का झूला झूलेगा। तब बढ़िया। यही लोग, तब यही लोग होड़ लगा लेंगे तुझे अपना बताने की। तब क्या यही बात। लोग होड़ लगा लेंगे तुझे अपना बताने की। और तारीफों के कसीदे पढ़ पढ़ कर करेंगे कोशिश तेरा मन बहलाने की। बहुत तारीफों बढ़िया। के कसीदे पढ़ पढ़ के करेंगे कोशिश तेरा मन बहलाने की। लोगों के तानों से पथ विचलित होकर, लोगों के तानों से पथ विचलित होकर यह बेला नहीं है समय गंवाने की। यही घड़ी है, यही घड़ी है दुनिया को कुछ कर दिखाने की। यही घड़ी वाह। है, यही घड़ी है दुनिया को कुछ कर दिखाने की। चाहे लाख कोशिश करे कोई तेरा वजूद मिटाने की, तो फिर भी हिम्मत रख हर बार अस्तित्व में आने की। तो ये क्या कविता सर बात है, क्या मैंने, बात। जी सर, थैंक यू सर। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इस तरह की थैंक यू कविताएं सर। हमें हौसला देती हैं खड़ा रहने का। कोरोना काल जैसा कि बहुत ही विषम विपरीत परिस्थितियां हैं, वातावरण है, और इस तरह की कविताएं हमें जीने की प्रेरणा देती हैं। और आपकी जी सर। जो मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, तो ये कविता भी बहुत मोटिवेशनल आपने लिखी, आपका आभार। बहुत सारे दर्शक थैंक यू सर। हैं, योगिता पंत मैम कह रही हैं कि बहुत खूब मैम, और आभार ज्ञापित कर रही हैं कि इस प्रयास से हम सभी अभिभूत हैं। योगिता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें थैंक देखते यू रहिए, मैम। हमारा शो देखते रहिए, और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। संदीप मैथानी जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। और रजनीकांत शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि पस्त न हो मस्त हो जा। मोहन चौहान जी भी कह रहे हैं कि बहुत शानदार कविता है। तो हम जी कार्यक्रम सर। को आज यहीं विदा लेंगे। हम दर्शकों, आप कोई गीत वगैरह, कुछ गजल अभी सुनाना चाहें तो अभी मौका है। सर, दो लाइन सुनाती हूँ, एक गजल की सुनाती हूँ आपको स्वागत, स्वागत, अंतिम स्वागत। गीत के रूप में। हम्म, गुलशन की बहारों में, रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे,
आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हर पल, फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगी नजारों में, आकाश पे जब तारे संगीत सुनाएंगे, बीते हुए लम्हों को आँखों में बसाएंगे। तन्हाई के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हर पल, फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगी नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे, आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम, फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में। जी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया सर। मैम। और ये इसी से जुड़ी हुई मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई कि गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, जीने जी के लिए सर। इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। वाह सर, बहुत सुंदर। गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। और ए दोस्त जुदाई में तेरी कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं, ए दोस्त जी। जुदाई में तेरी कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं, सेजों पे भी तड़पा करता हूँ और कांटों पे भी राहत होती है। वाह सर, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये बहुत खूबसूरत इन पंक्तियों के साथ हम अपने दर्शकों से आज अनुमति लेना चाहेंगे। मित्रों, जी सर। 174वें एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान होंगे, जो इस बार आज आने वाले थे लेकिन कोरोना के विपरीत परिस्थितियों के कारण आज नहीं आ पाए। उदयपुर से प्रोफेसर प्रेम भंडारी जी, मैंने बताया था पिछली बार आज आएंगे लेकिन आज वो नहीं आ पाए। तो एक ऐसी शख्सियत जिनके संगीत निर्देशन में जगजीत सिंह जैसे महान गायक ने गजल गाई, प्रेम भंडारी जी अगले एपिसोड में बृहस्पतिवार को हमारे साथ होंगे। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा ठीक 7 बजे बृहस्पतिवार को 22 अप्रैल को। और आज के इस शानदार संगीतमय शाम के लिए हम बबीता मैम को आभार ज्ञापित करते हैं, दिल की गहराइयों थैंक यू से सर। आभार, दर्शकों की ओर से आभार, सबकी ओर से आभार। और उम्मीद थैंक यू करते हैं सो कि मच आपका सर। ये जज्बा, आपका ये हौसला बना रहेगा और आप हमारे लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे बच्चों के लिए इसी तरह बेहतरीन काम करते रहेंगी, बेहतरीन गीत लिखते रहेंगी। और जैसा कि आज आपने हमसे वादा किया है कि आप जी अर्थशास्त्र सर। पर बहुत सारी रचनाएं करेंगी आज के बाद, बच्चों के जी साथ, जो सर। सहज हो सके, सरल हो सके विषय। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते थैंक यू हैं सो अगले मच सर। बृहस्पतिवार आपने को मुझे ठीक शाम 7 बजे। द जी टीचर्स बिल्कुल। शो। आपने सर मुझे इस जी प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार।
हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।